अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? कैसा चल रहा है आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग? आपने कल के लेक्चर में देखा कि हमने हीट इक्वेशन को मॉडल किया था फॉर वन डायमेंशन। आज हम उसकी टू डायमेंशंस की एप्लीकेशन देखेंगे एंड देन उसके बाद हम वेव इक्वेशन को मॉडल करना सीखेंगे। जैसे मैंने लास्ट टू लेक्चर से मैं जिस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ वो ये है कि आपको जो स्टेप्स है मैथमेटिकल मॉडलिंग के, उन स्टेप्स के ऊपर आपको पूरा उनका नॉलेज होना चाहिए, वो उनके ऊपर पूरा अबूर हासिल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप जो है आप उसको हम कहते हैं रटलाइजेशन, रट्टे के थ्रू आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप चंद एक मॉडल में कुछ भी आपको एग्ज़ाम में कोई भी फिजिकल मॉडल दे सकता हूँ। तो आपने बेसिकली क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है? सबसे पहले आपने ऑब्जर्व करना है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ज़ाहिर है वो मैं दूंगा कि आप क्या आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। देन आपके पास उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, और बैकग्राउंड डेफिनेटली बड़ा मैटर करता है। जैसे आपने देखा और आज आप दोबारा देखोगे कि जब हम वेव इक्वेशन को मॉडल करेंगे तो उसमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ हो रहा है जी। ठीक है, और इसी तरीके से उसके बाद आपका अप्रॉक्सीमेशन और आइडियलाइजेशन या जो लिमिटेशन हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं वो भी बड़ा मैटर करती हैं कि किस तरह की आइडियलाइजेशन है, क्या आप अप्रॉक्सीमेशन उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो। देन आप जब फार्मूलेट करते हो तो कहीं वहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं कर जाते। आप जो लॉज हैं उनको सही तौर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब आपका मॉडल एक दफ़ा बन जाता है तो क्या वो मॉडल उसकी कितनी वैलिडेशन है या उसको हम कैसे कह सकते हैं कि उसकी कितनी अहमियत है, उसमें हम ये देखेंगे कि जो इनिशियल डेटा हमारे पास गिवन है और जो मॉडल के थ्रू हमारे पास आंसर आ रहा है या जो हम अप्रॉक्सीमेट आंसर हमारे पास आ रहा है फ्रॉम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से हम डायरेक्ट जाएं रियल वर्ल्ड कंक्लूजन की तरफ, और अगर हम मैथमेटिकल मॉडलिंग का वे यूज़ करें तो क्या कोई सोल्यूशन में कोई बहुत ज़्यादा डेविएशंस तो नहीं आ रही? अगर आ रही हैं तो दिस मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, यू हैव टू कंसिडर योर मॉडल अगेन। सो स्टूडेंट्स, आप इन सारे स्टेप से बाद लास्ट स्टेप होता है कंपाउंडिंग, कि आपने जो पहले 5 स्टेप होते हैं वो बेसिकली आप एक प्रोटोटाइप मॉडल के लिए जो है प्रोटोटाइप मैथमेटिकल मॉडल उसको देखते हो। प्रोटोटाइप मींस बेसिक मॉडल आप देखते हो, आप उसके ऊपर अप्रॉक्सीमेशन या लिमिटेशन इंतहाई बेसिक लगा देते हो। ठीक है, जैसे कल हमने अप्रॉक्सीमेशन लगाई थी कि हमारी जो स्पेसिफिक डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपने उनको हर एक वेरी करेगा हर मॉडल से अगले मॉडल तक जी। तो लास्ट लेक्चर का मैं आपको रिव्यू देता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने लास्ट लेक्चर में हीट इक्वेशन को इन वन डायमेंशन नॉट इन टू डायमेंशन, यानी आपकी हीट जस्ट मूव कर रही थी फ्रॉम एक्स इन एक्स डायरेक्शन जी। ठीक है, एंड देन हमने उसके रेफरेंस से इनिशियल कंडीशंस देखी थी, देन बाउंड्री कंडीशंस हमने ऑब्जर्व की थी कि और इसमें हमने देखा था कि हीट इक्वेशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास एक डेरिवेटिव होता है, तो फिर इनिशियल कंडीशन भी मेरे पास एक होगी। ठीक है, और पोजीशन के रेफरेंस से मेरे पास डबल डेरिवेटिव है। दिस मीन्स आई हैव टू बाउंड्री कंडीशंस ऑन दैट सिस्टम जी। ठीक है, एंड देन आई डिफाइन इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। हियर इट्स a boundary missing but it's initial boundary value problem, and then I discuss some examples and solution in the last lecture ji. What I am going to do in this lecture, I just model the heat equation in 2 dimensions ji. Okay, and then wave equation. The main part of my today's lecture is wave equation ji. So in heat equation, basically my objective is I have to derive an heat equation in 2 dimensions. 2 dimensions means when my heat is flowing in x direction as well as in the y direction ji. And then the final shape of this heat equation is something like that: k partial u by partial t is equal to partial 2 u by partial x square प्लस पार्शियल 2 u by partial y स्क्वायर जी। अब मैं इसको डिराइव करता हूँ और आप मेरे साथ साथ रहें और देखें हर स्टेप के ऊपर मैं बिल्कुल जो फिजिकल लॉज हैं
जो मैथमेटिकल फार्मूलेशन है हर चीज़ को मैं ओबे कर रहा हूँ जी, मैं कहीं भी उससे डेविएट नहीं कर रहा, तो फिर एंड पे मेरे पास जो मॉडल आएगा वो एग्जैक्टली यही होगा। सो बेसिकली वी कंसिडर दिस in small element, small segment in our two-dimensional rod. So this is, let's say, the direction, this is point xy, okay. So what does ये point क्या होगा, ये होगा x plus delta x and y of course, और similarly ये x प्लस एच, और इसमें ये जो ये अगर आपके पास डेल्टा एच, इसमें यहाँ से यहाँ तक हम इसका ये डिस्टेंस ले रहे हैं और इसको मैं डेल्टा वाई के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये डेल्टा एच है और ये रेक्टेंगल मैंने ली स्मॉल, तो दिस इज डेल्टा एच, दिस इज डेल्टा एच। सो इसको मैं चेंज इन वाई, लेट्स से इस ये जो पॉइंट हो रहा है इसका मैं नाम रखता हूँ एच वाई प्लस डेल्टा वाई, तो ये पॉइंट आ जाएगा जी, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है, इसको मैं ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं जो चेंज वाई में आ रही है, तो दिस इज ओनली वाई, एंड सिमिलरली अगर वो डेल्टा वाई है तो ये डेल्टा वाई होगा, और इसी तरह ये पॉइंट जो है वो आपका एक्स प्लस डेल्टा एच एंड वाई प्लस डेल्टा वाई आ जाएगा जी, ठीक है, एक्स प्लस डेल्टा एच एंड वाई प्लस डेल्टा वाई जी। तो ये इस तरह से आपके पास ये एक फोर कॉर्नर आपके पास सारे रेक्टेंगल्स थे। अब इसको मैं जब इसका इसमें हीट एनर्जी को देखूंगा कि हीट एनर्जी इन और आउट कैसे हो रही है, वो मैं इंशाल्लाह जब प्रिंसिपल ऑफ हीट कंजर्वेशन अप्लाई करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। अब इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा जी, लेट लुक एट दिस, दिस इज द एरिया इज डेल्टा एच एंड डेल्टा वाई, एंड लेट्स से द हाइट ऑफ दिस एलिमेंट इज एच, सो द वॉल्यूम इज समथिंग लाइक दैट, डेल्टा एच डेल्टा वाई एंड एच जी, ठीक है। एंड इसको मैं लिख सकता हूँ अगर मैं डेल्टा वाई इसको ऐसे ही रहने दें, वॉल्यूम को बजाय ऐसे मैं मजीद कॉम्प्लिकेशंस में जाऊँ, सिंप्लीफाई कर लूँ, ठीक है। वॉल्यूम इज दिस थिंग जी। मास ऑफ द एलिमेंट क्या होगा जी, मास होगा आपके पास रो change in rho into volume, sorry, this is let's say this is my volume as well जी, मैं यूज कर रहा हूँ इसको, तो रो इंटू डेल्टा वॉल्यूम, ये मेरा मास हो रहा, रो क्या है जी मेरे पास, डेंसिटी है एलिमेंट की, इस एलिमेंट की, और डेल्टा वी इज योर वॉल्यूम। सो प्लग इन द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी फ्रॉम हियर, मास मेरे पास आ जाएगा रो, इसकी वैल्यू क्या आती जी, डेल्टा एच डेल्टा वाई एंड एच जी। सो मास मेरे पास ये आ जाएगी एलिमेंट का। सो द अमाउंट ऑफ हीट एट टाइम टी इज द अमाउंट ऑफ हीट एट टाइम टी इज इक्वल टू क्यू, इसको मैं क्यू से ऐड करता हूँ, और दिस इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाई मास into energy U, heat। सो mg वैल्यू मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तो जो Q है मेरे पास वो बन जाएगा C रो डेल्टा H डेल्टा Y H U। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट एट टाइम t जी। तो इसमें जो चेंज आएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगी, तो dQ बाई dt क्या होगा जी, dQ बाई dt इज C रो डेल्टा H डेल्टा वाई एच पार्शियल यू बाई पार्शियल टी, ठीक है। ये मेरे पास है इक्वेशन आ रही है, इसको मैं प्लॉट्स में लिख लेता हूँ। अब मेरे पास दूसरी इक्वेशन जो आएगी वो आएगी मेरे पास बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी जी, ठीक है। अच्छा, अब इससे पहले मैं अपनी जो मेरी हीट है, हीट फ्लक्स, उसको मैं अगर जो फ्लक्स है मेरे पास हीट फ्लक्स, उसको मैं क्यू से ज़ाहिर करूँ, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास जो एनर्जी जो इन हो रही है और जो आउट हो रही है, अब ये टू डायमेंशन की बात हो रही है। वन डायमेंशन में कल हमने जो काम किया था वो ये था कि जस्ट यहाँ से इन हो रही थी और यहाँ से आउट हो रही थी, फ्लक्स हमने ये माना था इनको, ठीक है। यहाँ से इन, क्योंकि एक डायमेंशन में हम बात कर रहे थे, आज हम दो डायमेंशन में बात करेंगे। तो मैं अपने इस जो फ्लक्स को मैं डिवाइड कर लेता हूँ Q1i प्लस Q2j में जी, ठीक है। तो
तो इसका जो वन साइड डिकम्पोज में किसी भी ये कर सकता हूँ इसको मैं ith कंपोनेंट ये आ गया और jth कंपोनेंट ये आ गया जी। तो ith कंपोनेंट जो है उसका जो फ्लक्स है वो क्योंकि वो पैरेलल हो जाएगा इसके साथ, तो हीट यहाँ से ith कंपोनेंट ही नहीं जा सकती, हीट सिर्फ इस एरिया से इन होगी और इस एरिया से आउट होगी फॉर ith कंपोनेंट जी, और फॉर jth कंपोनेंट इस एरिया से इन होगी और इस एरिया से आउट होगी। मैं इसको लिख भी देता हूँ कि now we decompose Q, now we decompose Q as, ये यहाँ से ठीक है, मैं इसको स्पेस and note that Q1I is parallel to the boundary represented by the line between this point and this point जी, ठीक है जी। तो ith कंपोनेंट का जो फ्लक्स हो रहा वो ऑफ कोर्स आप देख सकते हो कि ith कंपोनेंट है, ith कंपोनेंट पैरेलल टू x एक्सिस हो रहा और ये इसको मैं अगर ऐसे यहाँ पे लिखूँ दिस इज माई x एक्सिस, दिस इज माई y एक्सिस, तो ऑफ कोर्स जो फ्लक्स है वो इसके इस साइड से और इस साइड से उसका फ्लक्स जीरो होगा। और सिमिलरली जब मैं y कंपोनेंट की बात करूँगा तो y कंपोनेंट इससे और इससे पैरेलल हो जाएगा, तो वो सिर्फ इन यहाँ से हो रहा और आउट यहाँ से हो रहा। मैं इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि Q1 ऑफ एच वाई टी ये इन हो रहा है इस तरफ जी, और फ्लक्स डेल्टा वाई और ये इसके साथ इस एरिया से इन हो रहा है, और इसको अगर मैं लिखूँ कि Q1 ऑफ एच प्लस डेल्टा एच वाई इंटू डेल्टा वाई, ये मेरे पास आउट होने वाली एनर्जी है जी, ये आउट हो रही है एनर्जी Q1 की। सिमिलरली यहाँ से मैं Q2 की एनर्जी लिखूँ तो Q2 ऑफ एच वाई टी, तो ये इन हो रही है और यहाँ से आउट होने वाली जो एनर्जी है वो होगी Q2 ऑफ एच वाई प्लस डेल्टा वाई टी डेल्टा वाई जी। सो ये स्टूडेंट्स आप देखो कि ये जो एनर्जी है फ्लक्स है, फ्लक्स इनटू दैट एरिया जी, सरफेस एरिया जो एरिया इसका हो रहा है यहाँ से ये आउट हो रही है, एंड ऑफ कोर्स इसकी जो हाइट है वो मैंने यहाँ पे मेंशन करना भूल गया हूँ, वो ऑफ कोर्स दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई एच जी। ये हाइट इनटू ये जो इसकी लेंथ होगी, देखिए ना ये क्या लेंथ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ डेल्टा वाई बनता है, ठीक है, और इसकी जो हाइट होगी अगर मैं इसको यहाँ से जितनी हाइट होगी उस हिसाब से जो फ्लक्स गुजरेगा, तो ये फ्लक्स इनटू दैट एरिया जी। सिमिलरली यहाँ पे ये एच के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पे ये भी एच के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और सिमिलरली दिस वन इज अगेन डेल्टा एच नो डेल्टा वाई एच जी। ओके, सो thus Q1I does not contribute to the floods through this boundary. A similar analysis has been done for Q2G. A similar analysis holds after the holds for the this is holds for the second component, second boundary. स्टूडेंट्स अब जो लॉ ऑफ हीट कंजर्वेशन है
वो है मेरे पास हीट फ्लोज इन द एलिमेंट। लॉ जो था मेरे पास वो ये है कि जितनी हीट आ रही है उतनी हीट आउट होनी चाहिए जी, ठीक है। चेंज इन हीट डी क्यू बाई डी टी, हीट इन्स माइनस हीट आउट। मैंने इंतहाई सिंपलेस्ट इसको इस तरह से लिखा है जी कि जितनी हीट इन हो रही है उसका डिफरेंस आपने देखना है और उसको डिफरेंस को आपने डी क्यू बाई डी टी से नोटिस करना है जी, ठीक है। अब हीट इन क्या हो रही है, अब यहाँ से देखें कि कौन कितनी हीट इन हो रही है। लुक एट दिस, Q2 इन हो रहा है और Q1 इन हो रहा है जी। कितनी हीट हो रही है, फ्लैट सिस्टम ये है हीट का, एंड एरिया ये है एच डी वाई। सिमिलरली इसका एरिया एच डी वाई, this is HDX, sorry, everything is not dy, this is at dHg. Look at this is dH, so this is dH. So delta H and delta H here and there, and here is H, this heat is in plus this heat in, and this or this, these two heats are going out जी। तो मैं इसको लिखता हूँ, heat flows in the element is equal to Q1 of HYT delta YH। क्योंकि आपके पास मैं फिर दोबारा बना दूं यहाँ पे ताकि हमें आसानी रहे, ये इसको मैंने डेल्टा वाई कहा था, इसको डेल्टा एच कहा था, और ऑफ कोर्स जो Q1 है वो यहाँ से इन हो रहा है, मैंने इसको ith कंपोनेंट माना है, तो Q1 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एच वाई प्लस एच, और सिमिलरली Q2 यहाँ से इन हो रहा था तो इसका मल्टीप्लिकेशन डेल्टा एच के साथ हो रही थी। Q2 ऑफ एच वाई टी डेल्टा वाई एच जी, डेल्टा क्यू एच जी, फिर वही गलती डेल्टा एच जी। अब ये देख रहे हैं Q2 डेल्टा एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मैं बार बार एक मिस्टेक हो रही है जस्ट से ये उसकी रीज़न ये है कि इसको मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए दिस इज़ डेल्टा एच एंड दिस इज़ डेल्टा वाई जी। अब मुझे गलती के चांस नहीं होंगे इंशाल्लाह। सो हीट फ्लोज इन द एलिमेंट एंड हीट फ्लोज आउट, हीट फ्लोज आउट कौन कौन से हैं जी, यहाँ पे देखें ये Q2 इन हो रहा है तो Q2 यहाँ से आउट हो रहा और यहाँ से Q1 आउट हो रहा है जी, ठीक है। तो फ्लक्स Q1 ऑफ H, यहाँ पे देखें ये डेल्टा H जिसने डिस्टेंस तय किया YT डेल्टा YH प्लस Q2 H, फिर इसने कितना डिस्टेंस तय किया डेल्टा H डिस्टेंस, डेल्टा वाई डिस्टेंस तय किया, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसमें डेल्टा वाई कहता हूँ, y प्लस डेल्टा वाई टी डेल्टा, इसने कितना डिस्टेंस तय किया जी, इसने जो डिस्टेंस तय किया वो है, सॉरी इसका जो एरिया था वो क्या बनेगा, ये वाला एरिया डेल्टा एच इंटू एच जी, डेल्टा एच इंटू एच। Q2 आउट हो रहा है यहाँ से तो डेल्टा एच इंटू एच। तो ये स्टूडेंट्स आप देख लो कि ये जस्ट आपने एक दफ़ा सही तौर से अंडरस्टैंड करना है। मैं इसको अगेन एंड पे जाके पिक्चर को दोबारा एक्सप्लेन भी कर दूँगा ताकि आपका कोई शकूक हो तो वो आउट हो जाए। तो लॉ ऑफ हीट कंजर्वेशन क्या कहते हैं जी, प्रिंसिपल ऑफ हीट कंजर्वेशन वो ये कह रहा है जी कि डी क्यू बाई डी टी दिस इज इक्वल टू हीट इन, हीट फ्लोज इन माइनस हीट फ्लोज आउट जी, ठीक है। तो हीट फ्लोज इन ये हो रही थी जी Q1 एच वाई टी डेल्टा वाई एच माई प्लस Q2 एच वाई टी डेल्टा एच एच एंड देन माइनस Q1 एच प्लस डेल्टा एच वाई टी डेल्टा वाई एच प्लस Q2 एच वाई वाई प्लस डेल्टा वाई टी
डेल्टा एच एच जी। और स्टूडेंट से देखें जो माइनस साइन था ये वाला, माइनस साइन जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर तो इसको भी ये माइनस कर देगा, सो दिस मस्ट बी माइनस साइन जी। ठीक है, तो अब मैं स्टूडेंट आप मुझे अलाउ करो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस Q1 एच प्लस डेल्टा एच वाई टी डेल्टा वाई एच माइनस Q1 एच वाई टी डेल्टा वाई एच माइनस, अब ये टर्म फर्स्ट लिख लेता हूँ, Q1 एच वाई प्लस डेल्टा वाई टी डेल्टा एच एच माइनस Q2 एच वाई टी डेल्टा एच एच जी। ठीक है जी, अब आप इसमें से डेल्टा एच वाई कॉमन ले सकते हैं, डेल्टा वाई एच, और इसमें डेल्टा एच एच कॉमन ले सकते हैं जी। तो मैं कॉमन लेके लिखता हूँ माइनस डेल्टा वाई एच Q1 ऑफ एच प्लस डेल्टा एच वाई टी माइनस Q2 ऑफ एच, नो दिस इज Q1, सॉरी, so this is Q1 of एच वाई टी bracket close minus Q of एच वाई plus delta yt minus Q2 of एच वाई टी, और ये जो कॉमन लिया डेल्टा एच एच डी। सो दिस इज नथिंग बट डी क्यू बाई डी टी जी। अब बेसिकली डी क्यू बाई डी टी मैंने पिछली स्लाइड पे भी कैलकुलेट किया था, which is something like that, c rho delta h delta y h पार्शियल u में पार्शियल t और h ये भी कैलकुलेट किया है। तो मैं इनके दोनों चीज़ों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स हैं तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। सो इट इज़ समथिंग लाइक दैट, c रो डेल्टा h डेल्टा y h पार्शियल u में पार्शियल t इज इक्वल टू माइनस डेल्टा y h इंटू Q1 of h plus delta h y t minus Q1 of h y t और माइनस डेल्टा एच एच Q2 of h plus delta h y h y t, sorry this is t because my flux is depending on h y in two dimensions and on time t, so therefore it must be t here. So minus Q2 of h y t and this thing. So divide कर दें both sides को, देखिए ये h तो कैंसिल हो गया, h तो कॉमन लेके इधर से कॉमन लेके यहाँ पे h कैंसिल हो गया और इसको डेल्टा h डेल्टा y को डिवाइड कर दें। इट इज समथिंग लाइक दैट, c रो पार्शियल u पे पार्शियल t इज इक्वल टू माइनस 1 बाई डेल्टा h, डेल्टा y तो कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड करूँगा, तो Q1 h प्लस डेल्टा h वाई टी माइनस Q1 एच वाई टी माइनस 1 ओवर डेल्टा y Q2 h प्लस डेल्टा Q2 बेसिकली इसमें इंक्रीमेंट है y में जी, नॉट ऑन h, y प्लस डेल्टा y एंड t, so it must be here y plus delta y जी, not like something like this जी। ठीक है, हमें इसको दोबारा नहीं कर रहा, आप यहाँ से दोबारा देख सकते हैं h कॉमा y प्लस डेल्टा y t माइनस Q2 एच वाई टी। ठीक है, अब आप देखें कि ये एक आपके पास फार्मूला बनता जा रहा है, दिस इज Q1 or a change in x and divided by that change, and similarly change in y divided by that change in y. So taking limit delta h approaches to 0 and delta y approaches to, इस लिमिट का क्या मतलब है कि हम अपने एक ही पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं, हम बजाय इससे देखें ना, एग्जाम्पल में वापस जाएं जो
वेरी फर्स्ट पिक्चर हमने ड्रा की थी, मैंने इसलिए लिखा था एक्स वाई और ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई है। अब डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो प्रो, तो ये पॉइंट उठ के इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम एक ही पॉइंट के लिए उसको देख रहे होते हैं। तो सी रो, इसे हम डेरिवेशन कहते हैं, माइनस दिस इज इक्वल टू, ओके लिमिट ले लो, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 over delta x q1 of x plus delta x yt minus q1 of x yt minus limit delta y approaches to 0 1 over delta y q2 of x y plus delta yt minus q2 of x y t, ठीक है जी। जब ये आ गया आपके पास, ऑफ कोर्स ये आपके पास डेरिवेटिव का फार्मूला है, बट दिस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड दिस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जी। दिस इज माइनस पार्शियल q1 ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल q2 ओवर पार्शियल वाई जी, सी रो पार्शियल यू बाई पार्शियल टी जी। अब इसी इक्वेशन को लेकर मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ और फिर वहाँ पे इसको मजीद सिंप्लीफाई करता हूँ और फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन यूज करूँगा जी। So, C rho partial u by partial t is equal to minus partial q1 over partial x minus partial q2 over partial y, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको मैं बताता चलूँ कि ये ग्रेडियंट जो होता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये डेरिवेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आपके पास दो कंपोनेंट दें तो आपका डेल्टा, ये एक डेल्टा डिनोटेशन होती है, ये इसके इक्वल होगा। और अगर आपके पास एक वेक्टर है q1 i प्लस q2 j, अगर आप इंटरस्टेलर प्रोडक्ट ले लो तो आप देखो कि ये i स्टार में, ये i स्टार के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये पार्शियल q1 ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल q2 ओवर पार्शियल y, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट द डाइवर्जेंस ऑफ क्यू, इसको डाइवर्जेंस भी हम कहते हैं जी, ठीक है। तो दिस इज माइनस डाइवर्जेंस ऑफ टोटल फ्लक्स क्यू सी रो पार्शियल यू बाई पार्शियल टी। और रिमेंबर करें कि हमने फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन पढ़ा था, फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, वो क्या हमें कहता है कि आपका जो टोटल फ्लक्स है वो माइनस कैपा ग्रेडियंट ऑफ हीट, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ हीट मींस आप इसको लिख सकते हैं माइनस कैपा ग्रेडियंट ऑफ यू जी, ठीक है। दिस इज क्यू। अब ये इक्वेशन लेट से इसको मैं 2 कहता हूँ, इसको मैं 3 कहता हूँ, तो इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करने से सी रो partial u by partial t is equal to minus gradient of minus kappa delta u जी। अब क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, ये हमारी अप्रोक्सीमेशन है या लिमिटेशन आप कह लो, तो अब ये आउट हो जाएगा और ये माइनस और माइनस साइन प्लस हो जाएंगे। तो दिस इज, और आप को मैं यहाँ पे बता दूं कि ये व्हाट इज दिस, बेसिकली दिस इज जब आप डेल्टा डॉट क्यू लेते हो, आप इसकी और इसकी जब आप अप्लाई करोगे इसके ऊपर, तो लेट्स से हम पहले डेल्टा लेट्स से हम पहले डेल्टा यूज स्केलर फंक्शन। सो इसके ऊपर जब आप अप्लाई करोगे तो पार्शियल बाई पार्शियल एक्स पार्शियल बाई पार्शियल वाई इनटू पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स एंड पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई। जब आप अप्लाई करोगे तो दिस इज पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर plus partial 2u by partial y square, and in other words you can write this is delta square u, and this is nothing but partial 2u by partial x square plus partial 2u by partial y square, और ये दिस इज सी रो पार्शियल u by partial t है। अब इस कैपा को अगर आप डिवाइड कर दो तो मेरे पास थर्मल डिफ्यूजिविटी आ जाएगी, उसको मैं k क्या देता हूँ, तो दिस इज 1 over k पार्शियल यू बाई पार्शियल टी। लास्ट लेक्चर से आप मैंने डिटेल में बताया हुआ है वो बात, पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल 2u बाई पार्शियल वाई स्क्वायर जी। सो दिस इज योर
हीट इक्वेशन जी इन 2 डायमेंशन जी। 1 डायमेंशन में क्या था, 1 डायमेंशन में ये था कि आपके पास ये टर्म मिसिंग थी जी, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूँ कि 3 डायमेंशन में भी आप देखो, और एक और मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ कि अगर आप इसमें सोर्स टर्म इंक्लूड कर दो देन आपकी इक्वेशन कैसी बनेगी जी, ठीक है। और ये आपने घर में प्रूव भी करना है कि सोर्स टर्म अगर आप इसमें डालो तो सेकंड 2 डायमेंशंस थी, तो उसके एक तो कैसे आप उसको करोगे, और उसके बाद कैसे वो आपकी शेप ऑफ दैट इक्वेशन कैसी होगी जी। सो इसकी जो इक्वेशंस बनेगी बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशंस, तो सिंस दिस इक्वेशन इज समथिंग लाइक that 1 over k partial u by partial t is equal to partial 2 u by partial x square plus partial 2 u by partial y square, ठीक है। this is 2 partial 2 u by partial y square and this is partial 2 u by partial x square, ठीक है। तो देखो इसमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम सिंगल डेरिवेटिव है, तो इनिशियल कंडीशन a की होगी जी, यानी u ऑफ x y t जब 0 होगा, let's say that is some function of x and y, this is my initial condition जी। और सिमिलरली जब मैं उस कंडीशन से बात करूँगा बाउंड्री कंडीशंस थी, तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बाउंड्री कंडीशंस फिर 3 टाइप्स की होंगी, डिरिचलेट कंडीशन, न्यूमैन कंडीशन और रॉबर्ट्स कंडीशन या मिक्स टाइप कंडीशन, जिसमें न्यूमैन और डिरिचलेट मिक्स हो जाती हैं। तो अब मैं मज़ीद डिटेल में जाए बगैर सिर्फ जो सेकंड इक्वेशन है मैं उसके ऊपर फोकस करूंगा, सेकंड कंडीशन है न्यूमैन कंडीशन, क्योंकि अब पहले ये था कि आप इसका सिंगल डायमेंशन में जस्ट आप उसका डेरिवेटिव लेते थे और दैट इज योर सोल्यूशन, उसको फ्लक्स आप मानते थे, ठीक है। अब बेसिकली जो न्यूमैन कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है, इफ द फ्लक्स थ्रू flux through boundary is prescribed, then जो ग्रेडियंट ऑफ u का स्केलर प्रोडक्ट लो रहे आप वेक्टर n से जी, एंड लेट्स से दिस इज इक्वल टू बीटा ऑफ, अगर वो x y और t अगर उसका फ्लक्स नॉन जीरो है उसके अलाउन n और डेल्टा u डॉट n ये किस स्टेटफुल होता है जी, जस्ट आप थोड़ी सी डिफरेंशियल कैलकुलेशन आपको पता है, तो दिस इज नथिंग बट पार्शियल u बाई पार्शियल n जी। एंड व्हाट इज n, जस्ट रिकॉल योर सेकंड लेक्चर इन विच वी डिस्कस अबाउट द न्यूमैन कंडीशंस, तो उस n जो है वो आपका n इज यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर जी ऑन दैट बाउंड्री, ठीक है, ये नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा जी। यानी आपकी ये जो बाउंड्री है, लेट्स से ये आपके पास एक है, तो यहाँ पे ये जो लाइन हो रही है ये टेंजेंशियल लाइन हो रही है, और टेंजेंट का जो नॉर्मल होता है, टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है उसे हम नॉर्मल कहते हैं, तो ये आपकी नॉर्मल हो जाएगा। हर पॉइंट के ऊपर आप इस तरह से उसको डिराइव कर सकते हो। तो आपने ग्रेडियंट का नॉर्मल वेक्टर के साथ लेना है, ग्रेडियंट ऑफ u का नॉर्मल वेक्टर के साथ आपने स्केलर प्रोडक्ट लेना है, तो दिस इज योर बेसिकली न्यूमैन कंडीशन होंगी, ठीक है। नॉर्मल यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर टू डेल्टा डी जी, डेल्टा डी मीन्स इफ दिस इज डी तो बाउंड्री को मैं डेल्टा डी कहूँगा जी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन। और अगर आपका जो उसका फ्लक्स ज़ीरो हो, पर्टिकुलर व्हेन द बाउंड्री इज इंसुलेटेड, ऑफ कोर्स फिर आपका ग्रेडियंट ऑफ u वो ज़ीरो हो रहा है, तो ग्रेडियंट ऑफ u डॉट n दिस मस्ट बी ज़ीरो, और इन अदर वर्ड्स पार्शियल u बाई पार्शियल n दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। कब हो रहा है जी, जब रॉड फुली इंसुलेटेड हो रहा है जी, ठीक है। व्हेन द बाउंड्री इज इंसुलेटेड, व्हेन द बाउंड्री इज इंसुलेटेड,
ठीक है। तो मिक्स टाइप ये हो रहा है, न्यूमैन और डिरिचलेट कॉम्बिनेशन को मिक्स टाइप कहते हैं, और चूँकि वो बार बार बातें बताई जा चुकी हैं तो इसलिए अब मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा और कम टू द मेन पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर, वो है मॉडलिंग ऑफ वेव इक्वेशन जी। ठीक है, बिफोर गोइंग टू द मॉडलिंग ऑफ वेव इक्वेशन आई वांट टू गिव यू सम लिटिल होमवर्क कि अगर बॉडी कंटेन सम सोर्सेज then the above equation can be replaced by its non-homogeneous counterpart k partial u by partial t is equal to partial 2 u by partial x square plus partial 2 u by partial y square plus q of x y t is equal to q of x y t बेसिकली आपका अब सोर्सेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट हीट। तो ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है कि आपने सोर्सेज के साथ, और कल मैंने वन डायमेंशनली किया था जी ये, ठीक है, आई डिड बाई हैंड ऑन यस्टरडे क्लास। आज हम इसको आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, आप इसको करो जी। सो कम टू द वेव इक्वेशन जी। ठीक है, वेव इक्वेशन, व्हाट इज वेव इक्वेशन? बेसिकली आपकी जो वाइब्रेशन के साथ या जो मोशन के साथ हम लिंक करेंगे इक्वेशन को, उसको हम वेव इक्वेशन कहते हैं। व्हेन कंस्ट्रक्ट अ प्रोटोटाइप मॉडल फॉर द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग विद फिक्स्ड एनर्जी। देखिए आपके पास एक स्ट्रिंग है, और बल्कि मैंने ये फिगर भी है, एक स्ट्रिंग है दिस, आप दो एंड्स के ऊपर इसे फिक्स कर दिए है जी। ठीक है, आपने एक ऐसा मॉडल बनाना है जो इस वाइब्रेशन को, जब आप इसको इसको खींच के छोड़ेंगे तो टेंशन क्रिएट हो रही है, और फिर वो उस टेंशन की वजह से ये जब आप उसे छोड़ेंगे तो वो जस्ट वाइब्रेट करेगा जी आपका स्ट्रिंग जो है। ठीक है, और ये वाइब्रेशन जो है ये वर्टिकल होगी। ठीक है, ये वर्टिकल वाइब्रेशन होगी, इसमें हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है जी। तो ये वर्टिकल, सो देयरफॉर यू इज इन अपवर्ड डायरेक्शन जी, और जो आपकी मोशन है वो उसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे। पिछले एग्जाम्पल में यू रिप्रेजेंट कर रहे थे हम हीट से, अब इसमें जी ठीक है मोशन ऑफ यू से रिप्रेजेंट करेंगे। सो माई ऑब्जेक्टिव इज to construct a prototype model for the transverse vibrations of a string with fixed energy. And the background is generally the wave phenomena requires the elastic properties of matter and leads to a complicated set of equations. ठीक है, to overcome this difficulty we made the following simplifying approximation and idealization so that a prototype model can be constructed by applying Newton's second law. ऑफ कोर्स अगर हम एक एग्जैक्ट मॉडल उठाएंगे जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को शामिल करेंगे तो फिर डेफिनेटली वो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाएगी, और हम उसको मिनिमाइज करेंगे, उसके ऊपर कुछ लिमिटेशन लगाएंगे, और आगे आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं काफ़ी सारी लिमिटेशन उसके ऊपर लगा रहा हूँ। देन आफ्टर दोज लिमिटेशन मेरा मॉडल इंतहाई सिम्प्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, और उस प्रोटोटाइप मॉडल से फिर मैं कंपाउंडिंग कर सकता हूँ, अपने डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। यानी फर्स्ट माय ऑब्जेक्टिव इज टू कंस्ट्रक्ट अ प्रोटोटाइप मॉडल। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेशन क्या है जी? द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ये मैं लूँगा या आइडियलाइजेशन दैट द स्ट्रिंग इज रिजिडली अटैच्ड, यानी वो रिजिडली अटैच्ड हो, वो लूज ना हो जाए, यानी आपने खींचा और लूज वो खुली गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो द स्ट्रिंग इज रिजिडली अटैच्ड एट इट्स एंड एंड द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन वन प्लेन जी। ठीक है, मैं वन प्लेन की बात करूंगा तो एक ही प्लेन में वाइब्रेट करता रहेगी। ठीक है, जैसे अभी मैंने कहा वो वाई प्लेन में कर रहा था पिछले। नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ऑन द स्ट्रिंग, ये एक्चुअली एजम्पशन है, हम इवन ग्रेविटेशनल फोर्स को भी नहीं ले रहे। ठीक है, हम किसी तरह की कोई फ्रिक्शन को नहीं ले रहे, हम ये भी मान रहे हैं किसी भी तरह का कोई वेट उस स्ट्रिंग के साथ नहीं है। ठीक है, सो द स्ट्रिंग डज नॉट सफर फ्रॉम डंपिंग फोर्सेज ऑफ कोर्स, and dumping force means कि आप उसके साथ कोई dumping force ना हो, and the string is homogeneous. In particular, this implies that the density and the mass per unit length of string are constant जी। ठीक है, आपकी जो डेंसिटी है और जो मास है पर यूनिट लेंथ वो कांस्टेंट होना चाहिए, और वो कब कांस्टेंट होगा? जब आपका मटेरियल जो डेंसिटी और जो मास है वो बेसिकली मटेरियल से रिलेटेड होगा, और वो हमने होमोजीनियस ले लिया जी, तो वो पूरे स्ट्रिंग के लिए एक ही रहेगा। ठीक है, नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशन। इसमें हम कहते हैं द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम एंड इट्स स्लोप्स आर ऑलवेज स्मॉल जी। इसकी जो स्लोप बने, जब आप इसको इसमें टेंशन प्रोड्यूस खींचो, टेंशन प्रोड्यूस करती है, जब आप इसको वाइब्रेशन लिए छोड़ोगे तो हर पॉइंट के ऊपर जो स्लोप बन रही है वो वेरी स्मॉल हो रही थी।
ठीक है, यानी ऐसा नहीं हो रहा कि आपकी स्लोप समथिंग लाइक दैट बन जाएगी, ठीक है। ये हमेशा एक कर्व की शेप में, ये जैसे आपको पिछली इस एग्जांपल ये फिगर में मैंने दिखाया, यहाँ पे देखो हर पॉइंट के ऊपर जो स्लोप है वो इंतहाई स्मॉल हो रही थी, ठीक है। Consequently, we are able to make the following two approximations. Number one is the magnitude of the tension force in the string is constant, T is constant, ठीक है, that is T of your tension force जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि जब आप स्लोप इंतहाई लो ले रहे हो और डिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग भी वेरी स्मॉल है, सो द टेंशन जो होगी वो कांस्टेंट हो रही है, ठीक है। स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंशन इज इन द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट एंड द स्ट्रिंग इज रिजिड लॉन्गिट्यूडनली। ये इंपॉर्टेंट है जी। ये नंबर 6 के हम ये कह रहे हैं कि वो लॉन्गिट्यूडनली वो मूव नहीं करेगा, वो सिर्फ वर्टिकली मूव करेगा। दैट इज अ पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग मूव्स ओनली इन द वर्टिकल डायरेक्शन जी। देखिए जो भी पॉइंट मूव करेगा वो स्ट्रिंग का पॉइंट फिक्स रहेगा, तो वो ऊपर नीचे जस्ट लाइक दिस वो मूव करेगा जी, ठीक है। उसका एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट का कोई तलक नहीं है जी, ठीक है। And the tension force in the string is always tangential to it. This is usually expressed by saying that the string is assumed to be perfectly flexible. उसकी जो टेंशन फोर्स है वो हम उसको इस रूप से जो वो टेंजेंशियल होगी जी, ठीक है। सो इक्वेशन को हम इसको हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पे बेसिकली हमें जस्ट एक स्ट्रिंग का एक छोटा सा पीस उठाते हैं, उस पीस को मैं यहाँ से एच और एच प्लस डेल्टा एच तक रखता हूँ। तो आप देखो कि यहाँ पे एक पॉइंट है मेरे पास एच और ये एच प्लस डेल्टा एच है जी, तो ये एक एंगल बन रहा है। तो टेंशन फोर्स जो अप्लाई हो रही है उस टोटल में दो हिस्सों में डिवाइड कर दूँ। इफ़ यू रिमेंबर BSc मैकेनिक्स बाई क्यू के होरी और एनीवन एल्स, ठीक है, एमन खान और जिसकी भी आपने बुक पढ़ी हो रही है, डोंट नो, तो उसमें आपने ये चैप्टर जो फोर्सेस वाला चैप्टर है उसमें आपने फोर्सेस को डीकम्पोज करना सीखा होगा कि आपका बेसिकली अगर आप एक्स फोर्स का टेंशन टी है तो आप उसको किस तरह से डीकम्पोज करते हो अपने एक्स डायरेक्शन में और अपने वाई डायरेक्शन में जी। तो सो इसकी जो एक टेंजेंशियल जो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस फोर्स हो रही है वो टी कॉस अल्फा हो जाएगी और दिस इज टी साइन अल्फा जी। कैसे? क्योंकि दिस इज अल्फा एंड इफ माई हाइपोटेन्यूज इज टी, ठीक है। तो ये जो बनेगा बेस बनेगी वो टी कॉस ऑफ अल्फा और दिस इज टी साइन ऑफ बीटा जी, ठीक है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम देखें तो टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू टी स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होते हैं जी। सिमिलरली बीटा को मैं डीकम्पोज करूँगा एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, तो एंगल के साथ जो वाली जो लाइन है वो बेस होती है और एंगल के अपोजिट वाली लाइन जो है वो साइन के साथ होती है जी। तो ये देखें ये लाइन बेसिकली अगर मैं यहाँ पे ड्रा करता, यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं किया थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, यहाँ पे एक चॉइस होती है हर आदमी की, तो यहाँ पे ड्रा करें तो ये ऐसे पैरेलल आ जाता है जी, ठीक है। और ये आपका एच है जी, एच प्लस डेल्टा एच और ये एच है, और आपकी जो मोशन ऑफ द स्ट्रिंग है वो वर्टिकल है यू ऑफ एच जी इन दिस डायरेक्शन। और ये जो स्ट्रिंग का साइज है इसको मैं डेल्टा एच कहूँगा और ये डेल्टा एच जी, और ये जो लेंथ है ये जो डिस्टेंस है बिटवीन एच और एच प्लस डेल्टा एच वो ये है जी। अब अगर आप इसको और से देखें, इफ आई took this point from here and put it in very close, then delta x is going to be is almost equal to delta s g. Delta x is almost equal to delta s g. So for a very small infinitesimal element g, before we can apply Newton's second law of motion of this segment, we must make the following observation. यहाँ से हमें कुछ observation मिल रही है। मसलन टेंशन जो है वो कह रही है कि इसे जो t cos अल्फा और t cos बीटा ये दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, t sin बीटा और t sin अल्फा ये एक दूसरे के लिए हैं जी। और इसमें और दिस इज डेल्टा एच कब अप्रोच करेगा, डेल्टा एच को जब इंतहाई क्लोज हो जाएंगे, तो इनको हम यहाँ पे देखते हैं भाई। अप्रोक्सीमेशन 6b जो हमने पहले पढ़ी, द सेगमेंट इज नॉट मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, ये हमेशा अप एंड डाउन करेगा, ठीक है। द मास ऑफ द सेगमेंट इज रो डेल्टा एस, since we are considering small deflection it follows that delta h is approximately equal to delta hg, ठीक है। कि ये डेल्टा एस जो है ये डेल्टा एच से इक्वल हो जाएगा फॉर स्मॉल डिफ्लेक्शन जी। आल्सो
u of ht is the displacement in the vertical direction, therefore the acceleration of the segment is vertical direction given by partial to u by partial t स्क्वायर जी। ठीक है जी, तो जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है जी, तो वो यहाँ पे मैंने लिख दिया पार्शियल टू यू बाई पार्शियल टी स्क्वायर जी। एंड द सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेगमेंट इज टी साइन बीटा माइनस टी साइन अल्फा इज इक्वल टू सम ऑफ द फोर्सेस ऑफ कोर्स टी साइन बीटा माइनस टी साइन अल्फा इज इक्वल टू टी कॉमन लूंगा तो साइन बीटा माइनस साइन अल्फा आ जाएगा जी। ठीक है, and now I am able to apply Newton's second law of motion, and the Newton's second law of motion is F is equal to ma, यानी mass into acceleration. This gives you the force applied on that particle, and acceleration मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि partial to u by partial t square होगा, तो मैं इसको m partial to u by partial t square लिख सकता हूँ। and since mass is equal to rho delta s जी, mass जो है वो density into volume होता है, तो ये डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया आप कह लें, क्योंकि आप टू इसमें आप वन डायमेंशन में बात कर रहे हैं डेल्टा एस, तो रो डेल्टा एस से अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा एच फॉर वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन जी, यानी आप बहुत ज़्यादा यू को नहीं, वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन जी। ठीक है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। दस वी हैव एफ इज इक्वल टू एम की वैल्यू है रो डेल्टा एच पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एच स्क्वायर। फ्रॉम ऑब्जर्वेशन 4 लुक एट दिस, you know that the another force is applied on this string, वो कौन सी है जी, वो ये फोर्स है जो टेंशन फोर्स है, और उसके F इज इक्वल टू टी साइन बीटा माइनस साइन अल्फा जी। ठीक है, अब बेसिकली मैं क्रॉस बीटा और क्रॉस अल्फा को नहीं कंसिडर कर रहा, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जी। मैं सिर्फ साइन अल्फा और साइन बीटा जी ले रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि जो मेरा पार्टिकल है वो मूव कर रहा है अप डाउन डायरेक्शन में जी, तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं वो इतना रोल प्ले नहीं कर रही, और आगे चल के मैं बता भी दूंगा कि उनका कोई इतना ज़्यादा रोल भी नहीं होता जी। सो फ्रॉम ऑब्जर्वेशन 4 वी नो दैट एफ इज इक्वल टू टी साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। अब इन दोनों को अगर आपस में मैं इक्वल रखूँ तो रो डेल्टा एक्स पार्शियल टू यू बाई पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी साइन बीटा माइनस साइन अल्फा जी। ठीक है, अब साइन अल्फा फॉर अ वेरी स्मॉल एंगल, for a very small angle sin alpha is basically equal to tangent alpha जी। जब देखें tangent alpha किससे इक्वल होता है, sin alpha over cos alpha। ठीक है, अब अगर sin alpha let's say 0.0001 है और cos alpha जो है tangent alpha जो है sin alpha over cos alpha है, तो अपर वैल्यू वेरी लेस हो रही है, तो वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जा रही है, यानी कि sin alpha is approximately equal to tangent alpha। Similarly cos alpha sin beta is approximately equal to tangent beta. Now the question is why I am going to I am telling you about the relation between sin alpha and tangent alpha. The reason is that tangent alpha is the slope and tangent beta is again the slope जी। अगर आप FSC में अगर आपने मैथमेटिक्स को थोड़ा सा रिमेम्बर करें तो उसमें आपको नजर आएगा कि टेंजेंट अल्फा स्लोप जो है उसको हम वो एंगल भी होते हैं टेंजेंट अल्फा, तो वहाँ से फिर हमें स्लोप का कंसेप्ट मिलेगा और फिर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके अपने इन अल्फा बीटा से जान छुड़ा सकते हैं। Since the deflection of the string and the slope of the string is small and hence alpha and beta are small, and so because alpha and beta are small, यानी अल्फा स्मॉल होगा तब जाके साइन अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेंजेंट अल्फा होगा। ठीक है, सो देयरफॉर साइन अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेंजेंट अल्फा व्हेन अल्फा इज स्मॉल, व्हेन बीटा इज स्मॉल, and tangent alpha is nothing but partial u by partial h delta partial u by partial h of t, and similarly sin beta is approximately equal to tangent of beta g, and this is equal to partial u by partial h plus delta h of t g. This implies that इसकी implementation sin alpha और sin beta की वैल्यू में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा रो डेल्टा h partial to u by partial t square is equal to t partial u by partial h plus delta h comma t minus partial u by partial h t। जस्ट मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और अब आप देखें कि यहाँ पे डेल्टा एच राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे 1 ओवर डेल्टा एच पार्शियल यू बाई पार्शियल एच एंड देन चेंज इन एच वेरिएबल टी एज इट इज माइनस पार्शियल यू बाई पार्शियल एच then change in there is no change h and t as it is. So this is again a differentiation formula ji, but now your function is a derivative, so when you will write down then this becomes a second derivative ji,
Okay, so look at this T of delta H. We have to do, when I divide this, then I have T by delta H, and when taking the limit delta H approaches to 0, we get rho partial 2u by partial T square is equal to T outside, T is a constant, limit delta H approaches to 0, 1 over delta H, and this thing. Look, if I have a u here, this gives me partial u by partial H, but now I have a partial u by partial H, so it gives me the double derivative, partial 2u by partial H square, and this is rho partial 2u by partial T square. T to divide कर दो तो rho over T partial 2u by partial T square is equal to partial 2u by partial H square, and thus the wave equation in one dimension is 1 over C square partial 2u by partial T square is equal to partial 2u by partial H square, where C square is equal to T over rho. So students, आप देखें कि हमने इक्वेशन वेव इक्वेशन मॉडल की इन वन डायमेंशन, और इसमें आपने देखा कि कोई इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं थी हमारे पास, बिल्कुल एक सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने किया। अब इस प्रोटोटाइप मॉडल की मदद से मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूँगा आज के लिए कि आप लेट्स से आई रोट यस before going to homework, yes, I want to tell you about this thing, why I am not taking TRAS beta and TRAS alpha. So here you can see that TRAS alpha and TRAS beta both are horizontal forces. In this picture, the same picture which I showed you before, here the taking TRAS beta and this is taking TRAS alpha from figure. We note that the sum of the horizontal forces acting on the strain segment is T cos beta minus cos of alpha is not equal to 0. Of course ये ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि फोर्स अप्लाई हो रही है तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो नॉन ज़ीरो हों, लेकिन हम उन्हें निगलेक्ट करेंगे. वाई? बिकॉज the segment must have an acceleration in the horizontal direction which contradicts approximation 6b. However, since alpha and beta are small, we can take T cos beta minus cos alpha is negligible. ठीक है, हम क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल स्मॉल की बात है ना, तो हम बीटा को लेट से जीरो ले लेते हैं, वेरी स्मॉल, इससे स्मॉल तो नहीं हो सकता, और अल्फा को भी जीरो ले लेते हैं. तो ट्रास बीटा ट्रास 0 1 और ये ट्रास 0 1, तो ये एक दूसरे को 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो टोटल टर्म जीरो हो जाएगी. लेट से अगर मैं बीटा को जीरो नहीं लेता, 0.0001 ले लेता हूँ, और अल्फा को 0.0001 ले 30 आफ्टर द डिजिट डेसिमल पॉइंट 30 लेता हूँ 1, तो आप देख रहे हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है वो बहुत छोटा आ रहा है जी, इट्स वेरी स्मॉल डिफरेंस. तो वो स्मॉल डिफरेंस मैं निगलेक्ट कर दूंगा जी. ये मैंने अपनी अप्रॉक्सीमेशन में 6b में पहले ही कह दिया था जी. ठीक है. In the next slide, I have to go on the notes, I think, or yes, or should I give you right now here homework? I am not going to write anything now because I think the time is over. So homework आपके लिए ये है कि आपने वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन में सोर्स टर्म इंक्लूड करनी है जी, और उसको डिराइव करना है जी. ठीक है. You have to include a source term in your one dimensional heat equation so that we can have a better shape. What kind of shape we have जी, हम किस तरह की शेप होगी जब आपके पास सोर्स टर्म होगी. हिंट ये है कि सोर्स टर्म जस्ट आपका एडिशन होता है एट द एंड ऑफ द डे. आपके पास फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है आपके पास, यहाँ पे प्लस सोर्स टर्म आ जाएगी. ठीक है. लेकिन डिराइव करनी है आपने, और इसको आपने यहाँ पे लाना है. ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट लिख देना है इसको. ठीक है. डिराइव करेंगे और ये सारी मेथोडोलॉजी आप यूज करेंगे जी. सो स्टूडेंट, द समरी ऑफ द टुडेज लेक्चर इज वी डिस्कस द हीट इक्वेशन इन 2 dimensions in very detail, and we saw that there is not much difference of the modeling of these equation when we are dealing with 2 dimensions as compared to when we are dealing in 1 dimension. So methodology same रहेगी, just आपने एक नई dimension को आपने increase उसमें introduce कराया है, तो फिर आपने उसको उस अंदाज से देखना है जी. अगर आप 3 dimensions की बात करेंगे तो वो भी इसी पैटर्न के ऊपर आप इसको 3 dimension में भी हीट इक्वेशन को डेवलप कर सकते हैं जी. सो ये आपके पास हीट इक्वेशन आ गई, और इसकी जो बाउंड्री कंडीशंस हैं उस पर आप स्पेशली फोकस करेंगे, क्योंकि इस अब जो 2 डायमेंशन में जब बाउंड्री कंडीशन की बात आती है तो फिर वो सिंपली फ्लक्स नहीं हो रहा जाता.
ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आपने पार्शियल यू पे पार्शियल एक्स, बेसिकली देन दिस इज ग्रेडियंट ऑफ यू स्केलर प्रोडक्ट विद द नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ठीक है। आप उस और नॉर्मल यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में ऑलरेडी आपकी बाउंड्री से, अगर ये आपके फॉर एग्जाम्पल बाउंड्री है तो नॉर्मल वेक्टर इस तरफ हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके आउटवर्ड डायरेक्शन में बात चले रही, ठीक है। तो ये इसके लिए आप जो न्यूमन कंडीशन है उनके ऊपर आप थोड़ा सा तसल्ली से पढ़िएगा, जो मैंने बुक्स आपको बताई उनमें बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। एंड देन और स्पेशली हैबरमैन की जो बुक है उसमें द वेरी फर्स्ट चैप्टर हैबरमैन का, उसमें उसने हीट इक्वेशन डेवलप किया और आई थिंक थर्ड या फोर्थ में उसने जाके वेव इक्वेशन को डेवलप किया। मैं साथ साथ इसलिए चला रहा हूँ आपको कि आपको चीज़ों का आइडिया होता है, जैसे हम ट्राई कर रहे हैं ना, हम एक टॉपिक खत्म करेंगे इंशाल्लाह, फिर अगले टॉपिक पे फिर उससे अगले इस तरह से हम चल रहे हैं। यानी मैं उनको आपस में इंटरकनेक्ट तो कर रहा हूँ किसी न किसी हवाले से, लेकिन जब मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ तो मैं उसी टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। देन अब वेव इक्वेशन को हम देखेंगे कि वेव इक्वेशन को हमने देखा कि आपने स्ट्रिंग ली जिसके फिक्स पॉइंट है और इस पर हमने बहुत सारी एजम्पशंस लगा दी कि भाई वो जो मूवमेंट है एलिमेंट वो अपवर्ड डायरेक्शन में जी, ठीक है। तो मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही। तो अब विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई मस्ट टेल यू, हमने अपनी जो वेव इक्वेशन है वो डेवलप की। और मैं ये आपको बताता चलूँ कि आप 2 डायमेंशंस में करना तो इतना इशू नहीं है। और मैंने होमवर्क जो आपको दिया है वो मैंने दिया है उसमें अगर सोर्स टर्म इंक्लूड कर ली जाए, ठीक है। इफ आई इंक्लूड सम सोर्स टर्म देन व्हाट काइंड ऑफ इक्वेशन आई हैव जी, ठीक है। और इसको शायद मैं आपको असाइनमेंट में भी दूंगा और मैंने हिंट भी दे दिया अपने इस लेक्चर में, तो आप इसको देख सकते हैं जी, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर इसके ऊपर था। कल इंशाल्लाह हम थोड़े से और रियल लाइफ प्रॉब्लम हम उठाएंगे और उनको हम एड्रेस करेंगे, उनकी मॉडलिंग करेंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम डिटेल के साथ अब ये जो मेन 2 इक्वेशंस को हमने डील कर लिए, द हीट इक्वेशन, द वेव इक्वेशन, एंड नाउ द रेस्ट इज द मेन इक्वेशन इज द लैप्लास इक्वेशन जी, हम उसको भी एड्रेस करेंगे। और पॉइजन इक्वेशन है वो क्या होती हैं, हम इंशाल्लाह आस्ता आस्ता अपने इस जो टॉपिक है इसको ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग में आपको बार बार याद करनी पड़ती है। हमने अभी तक फर्स्ट आर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को ऑलमोस्ट सारा कम्प्लीटली कवर किया है जी। हमने कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना सीखा है सेकंड आर्डर को, और उनकी क्लासिफिकेशन सीखी है कि आप कैसे भी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे क्लासीफाई करोगे। एंड देन उसके बाद हमने ये सीखा है कि आपकी कैनोनिकल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करोगे जी। और लास्ट 2-3 लेक्चर से हमारा फोकस जो है वो है मैथमेटिकल मॉडलिंग के ऊपर। और मैथमेटिकल मॉडलिंग में आपने जो मेजर 6 स्टेप्स हैं आपने उनको ज़रूर ख्याल में रखना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी 8 स्टेप को भी वायलेट कर दें। फॉर द टाइम इन it is possible to don't care about something जी, ठीक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उसको वायलेट कर दें। यानी अगर आपने अप्रॉक्सीमेशन जो ली है वो होनी चाहिए, वो एटलीस्ट जो उसका बैकग्राउंड है ये उसके साथ उसका कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस ऐसी अप्रॉक्सीमेशन ले लें, ऐसी आइडियलाइजेशन अप्लाई कर दें जो उसी बैकग्राउंड से मुतसादा हों जी, ठीक है। यानी जो बेसिक लॉज हैं किसी भी फील्ड में वो आपको आइडिया होना चाहिए उनका, अगर आपको उसमें आगे चलना है। हम ज़्यादा फोकस करेंगे इस कोर्स में हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन और लैप्लास इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। और चंद 8 मॉडल में और भी ले लूँगा, जैसे उस दिन मैंने कंटिन्यूटी इक्वेशन ले ली, ट्रैफिक फ्लो ले लिया, उसे कंपाउंडिंग मैंने आप पे छोड़ दी थी कि आप इसकी कंपाउंडिंग जब 3 डायमेंशन में आप जाओगे तो आपके पास आप उस तरह से उसको डिराइव करोगे। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली आज का हमारा लेक्चर इस पे ख़त्म मैं करता हूँ। कल हम इंशाल्लाह वेव इक्वेशन को लेकर चलेंगे, इससे जो स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे और उन स्पेशल केसेस को फिर मैं उसके बाद फिर डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गो फॉर अ नेक्स्ट स्टेप जी, कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा इसके ऊपर। मैं बहुत आस्ता आस्ता चल रहा हूँ, आई एम गोइंग वेरी स्लोली वेरी स्लोली वेरी स्लोली, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ साथ चलें जी, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं दे रहा अपने आप को और ना ही मैं ये आपसे तोड़फोड़ कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आप जो रोज़ का काम होता है, जो हम रोज़ यहाँ पे लेक्चर आपको मिलता है, आप उस लेक्चर को ना सिर्फ सीरियसली सुने
बल्कि उस लेक्चर को उसी वक्त अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें ताकि कोई इश्यूज हों तो आप उनको फ़ौरन एड्रेस कर सकें। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये मैं एंड पे देख लूँगा जी, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके साथ ही इस बहुत सारी नसीहतों के साथ आज के लेक्चर में ख़त्म करता हूँ और कल इंशाल्लाह मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।